जीत है, जंग है, नित नए प्रसंग हैं, हौसले बुलंद हैं, बड़े चलो बड़े चलो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी अधिक से अधिक जानकारी है वो आपको उपलब्ध कराऊं। और मेरा उद्देश्य है कि आप विषय में विशेषज्ञता हासिल करें। आपकी हिंदी से संबंधित, भाषा से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो गहन हो, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़े इन प्रश्नों के माध्यम से और इन जो वीडियो मैं आपको दे रही हूँ। आज हम देख लेते हैं कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर जो देखने में तो हमें सरल लगते हैं, सिंपल हैं कि प्रश्न ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा ये जो कॉलेजों में जो BA MA में हमारा विषय होता है और स्कूल वाइज में भी ये प्रश्न ज़रूरी हैं। तो देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। काव्य की परिभाषा किन्हीं दो संस्कृत आचार्यों एवं एक हिंदी आचार्य के अनुसार लिखिए। तो उस उत्तर है संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य की परिभाषा है। नंबर 1, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये विश्वनाथ ने कहा है। काव्य के संबंध में इन्होंने ये परिभाषा दी है। दूसरे हैं पंडित राज जगन्नाथ ने परिभाषा दी है, रमणीयाथ प्रतिपादका शब्दा काव्यम। अब हम हिंदी आचार्य के अनुसार देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा। इन्होंने कहा है काव्य के संबंध में कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग में इन्हीं की परिभाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तीसरा प्रश्न है काव्य के प्रमुख भेद कौन कौन से माने गए हैं। तो भारतीय आचार्यों के ने काव्य के 2 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हैं काव्य के 2 प्रकार। नंबर 1 श्रव्य काव्य और नंबर 2 दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जिसे हम सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। दृश्य काव्य वह है जिसे हम देखते हैं। अब यहाँ हम इनका थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि श्रव्य काव्य क्या है। जिस काव्य की आनंदानुभूति पढ़ने या सुनने से होती है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं, जैसे कविता, कहानी आदि। यानी कि हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, जैसे कोई कहानी पढ़ी, कविता पढ़ी, उपन्यास पढ़ा और उससे जो हमें अच्छा अनुभव हुआ वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आ जाता है। दृश्य काव्य जिस काव्य की अनुभूति अभिनय आदि देखकर होती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। यानी कि जब हम जैसे सामने हमारे समक्ष कोई अभिनय नृत्य कर रहा उस रोल को निभा रहा है, तो या कोई हम जैसे फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाता है। अगला प्रश्न है प्रबंध काव्य के प्रमुख भेद कौन से हैं। तो उत्तर है प्रबंध काव्य के 2 भेद माने गए हैं। कौन कौन से हैं 2 भेद। एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। यहाँ पर प्रबंध काव्य के ये दोनों भेद जो हैं हमें याद रखने हैं कि प्रबंध काव्य के सिर्फ 2 ही भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब इनके अंतर्गत भी और भेद आएंगे। प्रबंध काव्य महाकाव्य किसे कहते हैं, हम इस पर थोड़ा सा विचार कर लें। महाकाव्य में किसी महापुरुष के जीवन का समग्र चित्रण होता है। इसमें मुख्य कथा के साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। इसमें श्रृंगार, वीर, शांत आदि रसों की योजना की जाती है। इसकी कथा कुछ खंडों, सर्गों, कांडों आदि में विभाजित होती है। हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन सा है। रामचरितमानस। रामचरितमानस को सबसे बड़ा, सबसे उत्तम महाकाव्य माना गया है। देखिए, रामचरितमानस में जो महाकाव्य के जितने भी गुण होती हैं, जितनी भी विशेषताएं होती हैं, वो रामचरितमानस में
सभी दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकाव्य एवं खंडकाव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख महाकाव्यों एवं खंडकाव्यों के नाम लिखिए। और खंडकाव्य की यहाँ विशेषताएं पूछी गई हैं, तो हम देख लेते हैं। प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रबंध काव्य के 2 भेद? महाकाव्य और खंडकाव्य। ठीक है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम महाकाव्य देखते हैं। महाकाव्य शब्द महत और काव्य 2 शब्दों के योग से बना है। इसे हम महाकाव्य, महत के अलावा महान है जो काव्य, उसको कहते हैं क्या? महाकाव्य। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। नंबर 1 है, महाकाव्य में किसी महापुरुष के समग्र जीवन का चित्रण होता है। नंबर 2 है, इसमें प्रमुख कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती हैं। और तीसरा है, इसमें वीर, शांत एवं श्रृंगार रसों की योजना होती है। जैसे साकेत, प्रिय प्रवास महाकाव्य हैं। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अब हम देखते हैं खंडकाव्य। तो खंडकाव्य में क्या है? खंडकाव्य में जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। इसकी कथा स्वयं में पूर्ण होती है। जैसे पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की, ये क्या है? खंड काव्य हैं। खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। मतलब जीवन के संपूर्ण जीवन का, बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का, उसकी सभी पक्षों का चित्रण खंड काव्य में नहीं होता है। बाल्यावस्था से लेकर, मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक के पूरे जीवन का जो है विश्लेषण यदि किसी ग्रंथ में होता है तो उसे महाकाव्य बोलते हैं। और किसी एक पक्ष, एक खंड का चित्रण होता है तो उसे खंडकाव्य बोलते हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर बताइए। तो ये भी देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। महाकाव्य और खंडकाव्य में क्या क्या अंतर होते हैं? नंबर 1 है, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये विशेषताएं हैं महाकाव्य और खंडकाव्य की। तो विशेषताएं हैं, महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, ये महाकाव्य की विशेषता है। जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्र प्रस्तुत होता है। दूसरा है, महाकाव्य का आकार विस्तृत होता है और खंडकाव्य का आकार सीमित होता है। महाकाव्य, तीसरा है, महाकाव्य कई सर्ग, खंड, कांड आदि में होते हैं, जबकि खंडकाव्य में कम सर्ग होते, कम कांड होते। और चौथा है, पात्रों, घटनाओं आदि की संख्या महाकाव्य में अधिक होती है और खंडकाव्य में कम होती है। यानी कि खंडकाव्य बड़ा होता है, महाकाव्य बड़ा होता है और खंडकाव्य छोटा होता है महाकाव्य से। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वह पद्य रचना जिसमें छंद स्वतः पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, किसी क्रम से संचालित नहीं होते हैं, मुक्तक काव्य कहलाते हैं। जैसे बिहारी सतसई और दोहाबली। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर बताइए और 2 मुक्तक काव्यकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया है, प्रबंध काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध होता है। यानी कि जो जैसे कोई 4 पंक्तियाँ लिखी हैं और उसमें जो छंद दिए गए हैं, तो आगे की अगली जो 4 पंक्तियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं उनका एक दूसरे से मिलना, जुड़ाव जरूरी होता है, संबंध होता है। इसमें छंदों का क्रम बदलना संभव नहीं है। जबकि मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद स्वतः पूर्ण होता है और उसका अपना स्वयं का पूर्ण अर्थ होता है। ये किसी क्रम में बंधे हुए नहीं होते हैं। दोस्तों आज हम देखते हैं, इसके बाद ये संचालित नहीं होते हैं। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास प्रबंध काव्य हैं तथा बिहारी सतसई, सूर सागर मुक्तक रचनाओं के ग्रंथ हैं। और मुक्तक काव्यकार हैं सूरदास, मीराबाई तथा बिहारी। कहने का अर्थ है कि इनकी जो प्रत्येक
पंक्तियां हैं, प्रत्येक लाइनें हैं, वो अपने आप में मुक्त हैं, किसी आगे या पीछे वाली पंक्तियों से या रचनाओं से बंधी हुई नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तक काव्य की 2 विशेषताएं बताते हुए मुक्तक काव्य रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर मुक्तक काव्य की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? 2 विशेषताएं हैं। नंबर 1, मुक्तक काव्य के प्रत्येक छंद का अर्थ स्वयं में पूर्ण होता है, इसके छंदों का पूर्वापर संबंध नहीं होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुक्तक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि प्रत्येक छंद जो है, प्रत्येक लाइन अपने आप में स्वतंत्र है, फ्री है। उसके पहले पूर्वापर छंदों से या पंक्तियों से कोई संबंध नहीं होता है। मुक्तक काव्य के छंद किसी क्रम में संचालित नहीं होते हैं। बिहारी सतसई जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है किसका? मुक्तक काव्य का। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न हैं। आप लोग इनको देखिए, पढ़िए, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मुझे ये लगता है कि हाँ, वीडियो अच्छे हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।